मृत्यु एक दुखद घटना है। हम सभी इससे सामना करने से बचते हैं, लेकिन कई संस्कृतियां खुलकर इसका सामना करती हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर में कई जगहों पर मरे हुए लोगों का त्योहार भी मनाया जाता है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इंसानों का मौत के साथ बहुत गहरा और पेचीदा रिश्ता है। सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सभी को दुनिया छोड़कर जाना है। फिर भी किसी अपने के जाने का दुख जीवन भर मनाते हैं। भारतीय संस्कृति में किसी की मौत हो जाने पर मातम मनाया जाता है, लेकिन दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां मौत का मातम नहीं बल्कि उत्सव मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इन जगहों पर तो मौत को बाकायदा सेलिब्रेट भी किया जाता है। सुनकर आपका दिमाग जरूर घूम गया होगा, लेकिन ये सच है कि दुनिया भर में मरने वालों का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये बिल्कुल किसी बड़े समारोह की तरह होता है। मृतकों का त्योहार मनाने वाले जरूरी नहीं कि मौत का सामना करें। दरअसल वे उन मरे हुए लोगों का सम्मान करते हैं जो गुजर चुके हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया भर में मौत का जश्न मनाने वाले त्योहारों के बारे में। नंबर 1, हंगर घोस्ट फेस्टिवल। द घोस्ट फेस्टिवल को हंगरी घोस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये बौद्ध और टोइस्ट धर्म में प्रचलित है। चीन के कैलेंडर के अनुसार घोस्ट फेस्टिवल का आयोजन 7वें महीने के 15वीं रात को होता है। इस महीने को घोस्ट महीने के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन नरक के दरवाजे खुलते हैं और पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर भोजन करने और जिन्होंने उनके साथ गलत किया है उनसे बदला लेने आती हैं। इस फेस्टिवल के आयोजन का मकसद आत्माओं को शांत करना है। माना जाता है कि इन आत्माओं को स्वर्ग में जाने से रोक दिया गया था। इन आत्माओं को हंगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें नरक में बिना भोजन और आराम के भेज दिया गया। बौद्ध और टोइस्ट धर्म में इन आत्माओं को अच्छा नहीं माना जाता। ये आत्माएं ज्यादातर रात के समय सक्रिय रहती हैं और किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके नुकसान पहुंचाती है। चीन में मान्यता है कि शांग राजा ने अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करने के लिए फेस्टिवल का आयोजन किया था। इसके बाद ये प्रथा चली आ रही है। इस दौरान अलग रंगारंग प्रस्तुतियों का आयोजन होता है और सभी लोगों को इसमें भाग लेने का न्योता भेजा जाता है। कार्यक्रम के दौरान पहली लाइन की सीट को खाली रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन सीटों पर पूर्वजों की आत्माएं बैठती हैं। वर्तमान में ये फेस्टिवल चीन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ताइवान और इंडोनेशिया समेत कई एशियाई देशों में मनाया जाता है। नंबर 2, समय। समहीन एक गैलिक शब्द जिसका उच्चारण सोविन होता है। एक प्राचीन सेल्टिक आध्यात्मिक परंपरा से उत्पन्न एक बुत परस्त धार्मिक त्योहार है। ये आत्माओं पर फसल के स्वागत और वर्ष के अंधेरे आधे की शुरुआत के लिए 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाता है। उत्सव मनाने वालों का मानना है कि समहीन के दौरान भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की बाधाएं टूट जाती हैं, जिससे मनुष्यों और अन्य दुनिया के निवासियों के बीच अधिक बातचीत की अनुमति मिलती है। ये त्योहार आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में मनाया जाता है। गूंगा भोजन की परंपरा इस समय के दौरान शुरू हुई, जिसमें उत्सव मनाने वालों द्वारा भोजन का सेवन किया जाता था, लेकिन पूर्वजों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के बाद परिवार वालों को आत्माओं के साथ बातचीत करने का मौका मिलता था, जब तक कि वे रात्रि भोजन के बाद चले नहीं जाते। बच्चे मृतकों के मनोरंजन के लिए खेल खेलते थे, जबकि वयस्क मृतकों को पिछले साल की खबरों से अपडेट करते थे। उस रात मृतकों के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली छोड़ दी जाती थी ताकि वे अंदर आ सकें और उनके लिए छोड़े गए केक खा सकें। जैसे ही ईसाई धर्म ने बुत परस्त समुदाय में पैर जमाया, चर्च के नेताओं ने समहीन को ईसाई उत्सव के रूप में फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इस समय के दौरान जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच की रेखा सबसे पतली होती है। यहाँ लोग अलाव जलाते हैं, यहाँ तक कि शुरुआती दिनों में जानवरों की बलि भी चढ़ाते हैं। ये त्योहार अभी भी इस क्षेत्र में मनाया जाता है।
खास तौर से आयरलैंड के शहर हील ऑफ वार्ड में। यहाँ लोग अलाव के साथ भूतों का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाते हैं। नंबर 3, गाय जात्रा। गाय जात्रा नेपाल के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। भादव में मनाए जाने वाले इस त्योहार में बच्चे कई तरह के स्वांग रचते हैं और कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में इस दिन लोग मृत्यु के देवता यानी यमराज की पूजा करते थे। गाय जात्रा का आधुनिक स्वरूप मल्ल राजाओं के जमाने में विकसित हुआ। काठमांडू के राजा प्रताप मल ने गाय जात्रा में मनोरंजन कृत्य, नाटकीय और हास्य को शामिल किया था। उन्होंने शहर के बीचों बीच रानी पोखरी यानी तालाब का निर्माण करवाया और उस तालाब में एक मंदिर बनवाया। परंपरागत रूप से अगर किसी की मौत हो जाती थी तो उसके परिजन अगले साल तक गाय को लेकर काठमांडू की गलियों से निकलने वाली यात्रा में हिस्सा लेते थे। अगर किसी के पास गाय नहीं होती है तो किसी बच्चे को गाय की तरह सजाया जाता था। लोग बच्चे को तरह तरह के कपड़े पहनाकर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। प्रताप मल के पुत्र की मौत के बाद उनकी पत्नी बेहद दुखी रहती थी। लाख उपाय करने के बाद भी उनकी मुस्कान नहीं लौटी। तब राजा ने आदेश दिया कि जो रानी को हंसाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। गायों के जुलूस के बाद लोगों ने तरह तरह के स्वांग रचे। आखिरकार रानी मुस्कुराई और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मौत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस पर किसी का वश नहीं है। जुलूस में बच्चे तरह तरह की पोशाकें पहनते हैं और स्वांग रचते हैं। कोई श्री विष्णु बनता है तो कोई हनुमान जी। जुलूस के बाद एक समारोह का आयोजन होता है जिसमें गीत, चुटकुले और हास्य कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। गाय जात्रा लोगों को मृत्यु की सच्चाई स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। ये लोगों को कुछ समय के लिए ही सही अपने दुखों को भुलाने का मौका देती है। इसे राजधानी काठमांडू में नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी मनाया जाता है। नंबर 4, पचम बैन का शाब्दिक रूप बोल्ड राइस गैदरिंग यानी खमेर है, यानी पूर्वजों के लिए प्रसाद। ये एक कंबोडियाई 15 दिवसीय धार्मिक उत्सव है। ये उत्सव 15 दिन तक चलता है। ये दिन वो समय है जब कई कंबोडियाई लोग 7 पीढ़ियों तक के मृत रिश्तेदारों को सम्मान देते हैं। बौद्ध भिक्षु नरक के द्वार खुलने की प्रस्तावना में रात भर पाली भाषा में सुत का जाप करते हैं। ये घटना साल में एक बार घटित होती है। इस अवधि के दौरान नरक के द्वार खोले जाते हैं और पूर्वजों की आत्माएं विशेष रूप से सक्रिय मानी जाती हैं। उन्हें मुक्त करने के लिए भोजन प्रसाद दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा जयवर्मन सप्तम के शासनकाल के दौरान 1181 से 1218 तक एक भिक्षु नरक से सकुशल वापस आ गया था। वो मृतकों से ये संदेश लेकर आया कि यदि उनके रिश्तेदार भिक्षुओं को भोजन और भिक्षा देंगे तो वे कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। पचम बैन उत्सव के पहले 12 दिनों को कान बैन कहा जाता है। उत्सव के अंतिम 3 दिनों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें सार्वजनिक अवकाश के रूप में लिया जाता है, जो इस वर्ष 2024 में 1 से 3 अक्टूबर को पड़ता है। त्योहार के अंतिम 3 दिनों में देश में सन्नाटा बरसता है, क्योंकि कंबोडियाई लोग रिश्तेदारों के साथ इस विशेष अवसर को मनाने के लिए अपने वतन लौटते हैं और कंबोडियाई लोग पार्टी करना पसंद करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।